हेलो एवरीवन। आज हम जनवरी 2017 इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे, नेट का पेपर 2। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि नेट PYQ से रिलेटेड है और मैंने 2004 से लेके 2016 तक सारे वीडियोस कराए हैं। आप जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है, आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। आज चलते हैं, हम जनवरी 2017 का पेपर देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज डिफाइन एज। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? तो ये डिफाइन करते हैं, ये रेशियो होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम एक्स एंड वाई है तो मार्जिनल ये रेशियो होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। और हमें निकालना क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एंड वाई के लिए। तो ये रेशियो होगा मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई का। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म। तो एक्सपेंशन पाथ हम किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये लेबर है, ये कैपिटल है और हमारे पास ये लाइंस हैं, बजट लाइंस, प्रोडक्शन लाइन है ये, और ये हमारा आइसोकॉन्ट्स दिए हुए हैं। सारे लाइंस पे ये आइसोकॉन्ट्स हैं। अब अगर हम जितने ऊपर चले जाते हैं अपने आइसोकॉन्ट्स के, उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब एक्सपेंशन पाथ इसमें बनाते कैसे हैं? तो जब ये सारे आइसोकॉन्ट जहाँ पे टच करते हैं ये लाइंस को, यहीं से हम एक लाइंस को हम जोड़ देते हैं, इसी लाइंस को हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। हमें स्टेटमेंट दिया है, इट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब होता है कि हम अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा कॉस्ट सबसे कम लगा प्रोड्यूस करने का। तो ये है, ये इस पॉइंट पे सबसे कम ये हमारी कॉस्ट लाइन है और ये हमारा आइसोकॉन्ट है। और ये जो आइसोकॉन्ट का जो ये वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट है, यही हमें बताता है कि हमें प्रोड्यूस करने के लिए आउटपुट को हमने सबसे कम कॉस्ट दिया। और ये सारे कॉस्ट को जब हम ये लाइन बना देंगे, उसी को बोलते हैं एक्सपेंशन लाइन, जो ये शो करता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन है ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। सेकेंड, तो हमारा तो ये तो करेक्ट है। द इनपुट प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। क्या इनपुट प्राइसेस भी रिमेन कांस्टेंट होते हैं इसमें? तो एक्सपेंशन पाथ है हमारा प्रोडक्ट, ये इसमें एक्सपेंशन पाथ अलोंग विच प्रोडक्शन एक्सपेंड एज अ आउटले इंक्रीज। यहाँ पे जैसे जैसे आउटले इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। एक्सपेंशन पाथ को हम दो और नाम से जानते हैं, एक तो बोलते हैं स्केल लाइन और एक बोलते हैं रे। ये दोनों नाम एक्सपेंशन पाथ के ही हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक्सपेंशन पाथ हमें शो करता है, एक तो ये बेस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन को शो करता है जो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा, और एक हमें ये बताता है, ये रिफ्लेक्ट करता है लीस्ट कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन फैक्टर प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन इनपुट प्राइस या फैक्टर प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा बोथ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट है एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में ही हम तीन तरह का वो पढ़ते हैं कि एक्सचेंज, प्रोडक्ट एक्सचेंज, प्रोडक्शन एक्सचेंज और एक प्रोडक्ट मिस एलोकेशन एक्सचेंज। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर ही है। हमें बताना है कि क्या इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टू बी अ प्राइस टेकर, क्या दोनों प्राइस टेकर होते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों? तो येस, इसमें दोनों प्राइस टेकर होते हैं। एंड दैट द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट अ सम पॉइंट और अ यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। तो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे ही हमारी इकोनॉमी ऑपरेट करती है, तो ये भी करेक्ट है।
और यहाँ पे एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, तो एक सारे कमोडिटी के लिए एक एफिशिएंट मार्केट भी होता है। तो वही हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए बताती है। तो हमारा ये तीनों सही है। और यहाँ पे ये इसका हिंदी है, तो यहाँ पे ये हिंदी भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डेंट टू द रेवोल्यूशन कंसेप्ट ऑफ द इक्विटी। तो अगर हम रेवोल्यूशन कंसेप्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो ये हमेशा बताते हैं कि कैसे हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, और वो भी जिसकी वजह से और वो भी यूटिलिटी किसकी मैक्सिमाइज करनी है, जो बहुत कम मतलब जो थोड़े पुअर हैं या जो गरीब हैं उनकी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसको बताया था रेवोल्यूशन कंसेप्ट ने। देख लेते हैं हम अपने ऑप्शन में, ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी रिसीव इक्वल अमाउंट। नो, सारे मेंबर के बारे में बात नहीं की गई है। मैक्सिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द लीस्ट वेल ऑफ पीपल, तो ये जो कम वेल ऑफ पीपल हैं उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए रेवोल्यूशन कंसेप्ट ऑफ इक्विटी में बात हुई है। हमें ऑप्शन यहीं पे मिल गया। मोस्ट इक्विटेबल की बात भी नहीं है, और टोटल ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की भी बात नहीं की गई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्केट 1। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं अच्छे से। मार्केट 1 है हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, मार्केट 1 और यहाँ पे मार्केट 2। मार्केट 1 में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है 2, और मार्केट 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1। अब हमें बताना है द प्राइस बिहेवियर ऑफ द मोनोपोलिस्ट विल बी। तो मोनोपोलिस्ट का प्राइस बिहेवियर कैसा होगा, हमें प्राइस का बिहेवियर बताना है, ये कैसा होगा। अगर हम देखें प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, अगर हमारी यूनिटरी इलास्टिसिटी यहाँ पे 1 के इक्वल होती है, इसके ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर देन 1 और इसके नीचे जाएंगे तो लेस देन 1। अगर हमारा मार्केट 1 में हमारी ये इलास्टिसिटी 2 है, मार्केट 1 में इलास्टिसिटी 2 है यानी 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े से प्राइस के चेंज पे लोगों को थोड़ा ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। तो ये तो मोनोपोलिस्ट नहीं करेंगे ना। मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, वहाँ पे प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे, जहाँ पे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करें और लोगों को कम क्वांटिटी दे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मार्केट ज़्यादा इलास्टिसिटी है तो यहाँ पे तो प्राइस कम चार्ज हो रहा है। लेकिन हमें बताना है कि मोनोपोलिस्ट का बिहेवियर, जिसमें डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली की बात हो रही है, तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट में यानी कि हाई प्राइस चार्ज की बात होगी, हाई प्राइस चार्ज की बात होगी यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि जो मार्केट 2 है हमारा, जिसकी इलास्टिसिटी 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कम प्राइस पे, यहाँ पे अगर हम इसको बना के देखें तो कम प्राइस, हम प्राइस अगर ज़्यादा चेंज करेंगे तो हम कम आउटपुट पे ही ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा आउटपुट चेंज करके हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा मार्केट 2 है वहाँ पे प्राइस हाई चार्ज करेगा मोनोपोलिस्ट। तो टू चार्ज अ हाई प्राइस इन मार्केट 2, अब वो कैसे मार्केट चार्ज करेगा, ये फिगर से आप समझ सकते हैं। ये मार्केट 2 के लिए फिगर बनाया था मैंने नीचे वाला, जहाँ पे हाई प्राइस चार्ज कर रहा है वो थोड़े से अंतर में, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे हिंदी वर्जन है, या यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें Q20/P दिया है, where symbol have usual meaning as which price and elasticity of demand would be unity। तो हमें elasticity of demand कब unity होगा ये बताना है। तो अगर हमें quantity दिया हुआ है और हमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर हम इसका elasticity of demand इस फॉर्मूले से निकालें, dQ/dP × P/Q, अगर इस फॉर्मूले से रख के हम Q की वैल्यू से अगर हम निकालेंगे तो हमारी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल आएगी। इसका मतलब हम किसी भी सारे जो यहाँ पे दिए हैं 25, 10, इन सब पे हम हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी होगा, क्योंकि ये सेम है। अब हम कुछ भी रख सकते हैं इसके ऊपर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ इंडक्टिव प्लानिंग वॉज फर्स्ट एडॉप्टेड इन विच 5 ईयर प्लान।
तो दो तरह की प्लानिंग होती है, एक को बोलते हैं इंडक्टिव प्लानिंग, और दूसरे को बोलते हैं हम इम्परेटिव प्लानिंग। इसमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम इंडक्टिव प्लानिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि ये सेंटर द्वारा की जाती है या यूनियन द्वारा प्लानिंग की जाती है। एक सेकेंड, ये मैं इसका बता दी। ये इंडक्टिव प्लानिंग इसमें स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं ये सेट करते हैं ब्रॉडर पैरामीटर, और ब्रॉडर पैरामीटर सेट करने ये ब्रॉडर पैरामीटर सेट करते हैं ताकि वो इकोनॉमी में जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं इस प्लानिंग से। और इम्परेटिव प्लानिंग में जो सेंटर है वो ब्रॉडर पैरामीटर सेट करता है। ये दो अंतर है यहाँ पे इंडक्टिव और इम्परेटिव प्लानिंग में। लेकिन ये प्लानिंग पहली बार कब अडॉप्ट की गई थी, तो ये 8th 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट की गई थी। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्विक इकोनॉमिक कंटेंट से नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया, उसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से रिलेटेड हमें बताना है कि क्या सही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक स्मार्ट कार्ड बेस्ड कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस ये बीमा योजना है, और जिसमें ये 30,000 करोड़ बीपीएल फैमिली को इंश्योरेंस कवर करता है, ये 30,000 बीपीएल फैमिली को। और इसमें हमें स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, अंडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना द प्रीमियम इज शेयर्ड 85:15 बेस्ड ऑन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर हम देखें ये रेशियो, और इन केस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर अंडर दिस प्रीमियम 90 and 10 रेशियो। तो अलग अलग योजनाओं में एक सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा जो पैसा होता है वो सेंटर देती है, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पोर्शन सेंटर का होता है और कुछ पोर्शन स्टेट का होता है। तो ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें एक प्रीमियम शेयर किया गया है। ये 85:15 नहीं था, ये 75:25 था फॉर द स्टेट एंड नॉर्दर्न स्टेट्स, और जम्मू कश्मीर के लिए ये 90:10 था। तो ये तो हमारा करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है। इसका रेशियो 75:25 था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे तो सब था, या 8वीं योजना, और इसमें सिर्फ बी करेक्ट है। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब हमें मैच करना है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब आया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हमारा 1980 में आया था। सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना बहुत रीसेंट है, ये 2015 में आया है। फूड फॉर वर्क योजना ये 2001 में आई थी, और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये 1883 में आई थी। इस तरह से अगर हम कोड मैच करें तो हमारा कोड नंबर 3 एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है, तो थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट शेयर इन इंडियाज एक्सटर्नल डेट एट द एंड ऑफ द मार्च 2015। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर किस चीज़ का था इंडिया के एक्सटर्नल डेट में, ये 2015 का डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कमर्शियल बोरोइंग है ये हाईएस्ट शेयर क्रिएट करता है एक्सटर्नल डेट में। अभी नए डेटा के हिसाब से मैंने एक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो करा है, उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्या हमारे एक्सटर्नल डेट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एरिया ज़्यादा हैं या क्या चीज़ें, वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा। अब आरबीआई प्रिंट करती है करेंसी या नोट्स को, उसकी कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है 10,000। इतने ये करेंसी नोट अप टू 10,000 वैल्यू की ये प्रिंट करती है, इससे ज़्यादा नहीं। यूनियन बजट अगर हम 2016-17 की बात करें तो इम्पोज 15% सरचार्ज ऑन द इनकम एक्सीडिंग। तो अगर 15% सरचार्ज इम्पोज कर रही है तो उस पर इनकम कितना बढ़ेगा, तो
उस 2016 और 17 के हिसाब से ये बढ़ जाएगा 1 करोड़ रुपए। अभी करंट का मैंने कल ही वीडियो डाला है कि 2024 और 25 में जो यूनियन बजट है उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया अभी, ये और ये यहाँ पे 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसके नाम में ही ये परंपरागत यानी ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशनल चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा महत्व देती थी, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिकल डायक्टोनमी रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लासिकल डायक्टोनमी किसे रिफर्स करते हैं, तो देर इज़ अ 2 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी नेमली एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्या 2 सेक्टर है इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। इन्फ्लुएंस ऑफ अ मनी इज़ नॉट अ रियल वेरिएबल लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट बट ऑन अ प्राइस लेवल। अगर हम इसकी बात करें तो हमें बताना है कि कौन सा रिफर्स करता है। तो क्लासिकल डायक्टोनमी के हिसाब से ये जो सेकंड है हमारा कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज़ नॉट अ रियल वेरिएबल, यानी कि मनी का इन्फ्लुएंस जो है वो रियल वेरिएबल पे नहीं आता है, क्योंकि क्लासिकल्स ने मनी को स्टेबल, मनी की कोई उतनी वैल्यू, वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के तौर पे समझते थे। वो रियल वेरिएबल पर किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करेगा। रियल वेरिएबल क्या है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, सिर्फ और सिर्फ मनी जो है वो प्राइस लेवल पे ही इफेक्ट डालेगा। तो ये क्लासिकल डायक्टोनमी का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हमें बताना है दिस बेसिक रेशनल ऑफ द थ्योरी बिग पुश। तो बिग पुश थ्योरी को दिया था रोजेनस्टीन रोडान ने, और इसमें इन्होंने कई तरह की इकोनॉमीज़ के बारे में बात किया था, साइज ऑफ पॉप। तो हमें बताना है कि ये किस आइडिया पे बेस्ड था। तो ये था एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के आइडिया पे बेस्ड था। एक होता है एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरम और एक होता है एक्सोजिनस ग्रोथ थ्योरम। तो ये एंडोजिनस ये एंडोजिनस एक्सोजिनस दूसरा था। ये एक होता है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरम और एक होता है बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरम। तो रोजेनस्टीन रोडान जो हैं वो बैलेंस ग्रोथ थ्योरम से रिलेट करते थे, ना कि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरम से। तो इसीलिए वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज पे उनका आइडिया बेस्ड था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड और इसमें भी सेकंड, यानी कि इन तीनों में हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट है, हमें बताना है कि सेंट्रल प्रॉब्लम, एक व्यू दिया हुआ है और हमें बताना है कि उसको किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है। सेंट्रल प्रॉब्लम इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटी विच वॉज प्रीवियसली सेविंग 4 to 5% और लेस ऑफ इट्स नेशनल इनकम कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एन इकोनॉमी वेयर वॉलेंटरी सेविंग इज रनिंग अबाउट 12 to 15 ऑफ नेशनल इनकम और मोर। इसको किसने दिया था? तो जो हमारा प्रीवियसली 4 to 5% ऑफ सेविंग था वो हमारे नेशनल इनकम से कम था, जो कि बाद में वॉलेंट्री यानी कि वॉलेंट्री सेविंग्स 12 to 15% चलेगी हमारे नेशनल इनकम और उसके अधिक। तो ये जो एट्रीब्यूट किया था उनका नाम है लेविस। लेविस ने अपने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ग्रोथ में इसको बताया है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये हेरेट का इक्वेशन है, इसमें जी क्या है, एस क्या है और वी क्या है। तो जी हमें बताता है ग्रोथ रेट, एस है हमारा सेविंग रेट, और वी है हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICOR बोलते हैं। और इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन भी मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो G इज इक्वल टू S/V, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसी एंड कैपिटल स्टॉक ये नहीं है, यस इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ये भी नहीं है। तो V क्या है? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेविनस्टीन इन हिज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस क्रिएटेड पॉपुलेशन एज अ। तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में लेविनस्टीन ने पॉपुलेशन को कैसे ट्रीट किया था? तो पॉपुलेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए
अच्छा नहीं माना जाता है अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लिविंगस्टीन ने भी बताया था कि ये इनकम डिप्रेसिंग है फैक्टर। पॉपुलेशन उनके अकॉर्डिंग इनकम डिप्रेसिंग है, यानी कि उसके कम पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो वो इनकम को डिप्रेस करेगी, इसलिए उन्होंने इनकम डिप्रेसिंग नाम रखा था। तो ये फैक्टर है इनकम डिप्रेसिंग। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कई प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा है कि डिपेंडेंसी थ्योरी में कौन से एसोसिएटेड है और कौन से नहीं एसोसिएटेड है। हमें यहाँ पे नहीं पूछा है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एसोसिएटेड है। जैसे कि टी.डी. सैंटोस, इसको हम प्रेविस सिंगर थीसिस भी बोलते हैं, प्रेविस सिंगर थीसिस इसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरम का। और इसमें जो सेंट्रल और पेरीफेरी कंट्री, ये सेंट्रल कंट्री है, ये पेरीफेरी कंट्री है। सेंट्रल कंट्री में डेवलप्ड कंट्री को माना गया है और पेरीफेरी में अंडर डेवलप्ड कंट्री को माना गया है। और जब ट्रेड होता है तो यहाँ पे सेंट्रल यानी डेवलप कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा उससे होता है और पेरीफेरी कंट्री को कम फ़ायदा होता है। तो उनके अकॉर्डिंग प्रेविस ने दिया है, सिंगर ने दिया है, सैंटोस ने दिया है, A.G. फ्रैंक ने दिया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे और इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि सिंगर हो गए इसमें। और इस तरह से 3 मतलब कि ये गुरनाल मिडल तो नहीं है, तो हमारे ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो देखिए संतोष है, प्रेविस है, फ्रैंक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एटलीस्ट लर्न कर लीजिएगा ताकि आप ऑड एंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, द सेविंग फंक्शन इज़ यूज्ड ऑन न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। तो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के सबसे इम्पॉर्टेंट जो जिन्होंने दिया था वो थे सोलो। और सोलो के अकॉर्डिंग बहुत सारे इनका बेसिकली हेरेड ग्रोथ मॉडल का फीचर कुछ सेम इन्होंने लिया था, क्योंकि इनका मॉडल उसी पे बेस्ड था। और इन्होंने बोला था कि जो कैपिटल प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन है वो इस मॉडल में उन्होंने लिया था। तो प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन ये हमें यहीं पे मिल गया। तो प्रोपोर्शनल सेविंग फंक्शन इन्होंने माना है अपने सेविंग फंक्शन में न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। इसमें 4 इसमें ये और इसमें ये। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम करेंट अकाउंट और एक को बोलते हैं हम कैपिटल अकाउंट। मैं जल्दी से बता दे रही हूँ करेंट अकाउंट में क्या पार्ट आते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या पार्ट आते हैं, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए। तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अलग अलग तरीके के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके साथ साथ आप इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि FDI, FII, FPI यानी कि फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पार्ट हैं। उसके बाद इसमें आता है कमर्शियल बोरोइंग, जैसे कि हम IMF से बोरो कर लिए या किसी अलग फॉरेन बैंक से बोरो कर लिया, तो कमर्शियल बोरोइंग। फिर IMF से बोरोइंग, NRI डिपॉजिट, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें कैपिटल अकाउंट में। इसके साथ साथ इसमें इंक्लूड होता है एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट में आती हैं। जहाँ पे करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में क्या आता है हमारा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको इनविजिबल्स भी बोलते हैं, नेट विजिबल बोलते हैं। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसके बाद इसमें आता है यूनिलेटरल
यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है किसी एक देश ने कोई गिफ्ट, ग्रांट्स या रेमिटेंसेस भेज दिया। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है मैं ये भी लिख दे रही हूँ, गिफ्ट्स, ग्रांट्स या रेमिटेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, करंट अकाउंट का पार्ट है और बाकी इधर का कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। इसमें देख लेते हैं एनआरआई डिपॉजिट। तो येस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, हमें क्या निकालना है कि अबव द कैपिटल अकाउंट का बताना है कि कौन सा इसमें पार्ट है। तो एनआरआई डिपॉजिट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट वेयर रेमिटेंसेज इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ पहला करेक्ट हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत है। इसमें हमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे टाउजिंग अगर देखें तो इन्होंने बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था, ये करेक्ट है। प्रेबिश ने डिटोरिगेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया था, ये भी सही है। मार्शल ने ऑफर कब दिया था, ये भी सही है। वॉलरस ने जनरल इक्विलिब्रियम दिया था, जनरल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे डंपिंग कंडीशन नहीं दिया था। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्टली पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे हिंदी में है, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट फॉर द डिस्क्रिएशनरी फिजिकल एक्शन। तो डिस्क्रिएशनरी फिजिकल एक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। क्या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का पेमेंट के लिए डिस्क्रिएशनरी फिजिकल पॉलिसी है? तो नहीं, डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट के इंश्योरेंस के पेमेंट को नहीं करती है। पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी और अ रिटायर्ड इंडिविजुअल्स, तो इनके लिए भी नहीं है। अ मोस्ट चेंज इन लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और अ नेट टैक्स रेवेन्यू, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिजिकल डिस्क्रिशनरी फिजिकल एक्शन हमारा जब गवर्नमेंट लेवल स्पेंडिंग और नेट टैक्स रेवेन्यू एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ये एक फिजिकल एक्शन है जो गवर्नमेंट लेती है। ऑटोमेटिक चेंजेस भी नहीं है हमारा, तो ये भी गलत है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डिस्क्रिशनरी फिजिकल एक्शन से। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ ट्रेड ऑफ हेडमैन इन ग्रोथ। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स और नाम बताए हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, स्पेशली ग्रोथ और डेवलपमेंट में ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बताया है, जैसे कि डिवैल्यूएशन ऑफ चैन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस, स्टॉक एंड स्टिमुलस। तो ये ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिया है और आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको बहुत हेल्पफुल हो। ये टर्म्स किसने दिया है, स्पेशली इस पीजीटी, टीजीटी, नेट, इन सारे में पूछा जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्रेविस ने इसको दिया हैंडमेडन ऑफ ग्रोथ टर्म को, ट्रेड एज अ हैंडमेडन ग्रोथ, ये पूरा ये टर्म है ट्रेड एज अ हैंडमेडन ग्रोथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हमारा सी करेक्ट था और यहाँ पे 2 करेक्ट था। फॉर द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लैटिन अमेरिका कंट्रीज 1950 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़े, इट रिजल्टेड इन ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट, तो ये किसका रिजल्टेंट था? ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट का रिजल्टेड था। इट ट्रीटमेंट डेवलप एज नेचुरल प्रोसेस, नो, यहाँ पे ये टाइम था, ये कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस टाइम ये तो नहीं था, नेचुरल प्रोसेस की तो बात ही नहीं हो रही थी। तो ये गलत है, हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमें बताना है लियोनटीफ पैराडॉक्स और लिंडहर पैराडॉक्स। इसको पढ़ने से पहले ही मैं बता दे रही हूँ, लियोनटीफ पैराडॉक्स और लिंडहर पैराडॉक्स ये दोनों हेक्सचर ओहलिन को कंट्राडिक्ट करते हैं। जिसमें लियोनटीफ बताते हैं, लियोनटीफ हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि हेक्सचर ने जो भी बताया था कि हमारा अगर कंट्री के पास जो भी फैक्टर ज़्यादा है और या जो चीज़ वो इफ़िशिएंटली बना लेता है, वो उस फैक्टर का अबंडेंट फैक्टर जिसको बोला जाए, उस फैक्टर का वो एक्सपोर्ट करेगा और जो वो स्कार्स है उसके लिए या जो कम बनाता है वो उसका इंपोर्ट करेगा। बट लियोनटीफ ने क्या देखा, बहुत सारे डेटा को देखते हुए यूएसए के, और उन्होंने ये देखा कि हेक्सचर ओहलिन ने तो एकदम उल्टा बात बोला था। इस अगर डेटा को देखा जाए तो जो डेवलप कंट्री है या जो भी यूएसए एक डेवलप कंट्री है, तो उन्होंने देखा कि डेवलप कंट्री की कैपिटल एक्सटेंसिव गुड्स को ज़्यादा बनाती है तो वो उसको तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके वैसे गुड्स को वो इंपोर्ट कर रही है।
और जो उसके पास स्कार्स है वो गुड को वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये एक पैराडॉक्स यानी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये दोनों इकोनॉमिस्ट में पाया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं लियोनटीफ पैराडॉक्स। और वैसे ही सिमिलर लिंडहल हाइपोथेसिस में भी हेक्सचर-ओलिन से रिलेटेड बातें कही गई हैं। तो इसलिए ये दोनों ही करेक्ट हैं, जो कि ये कंक्लूजन ऑफ हेक्सचर-ओलिन को नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारा ये करेक्ट था और इसमें हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द प्रपोज जीएसटी अरेंजमेंट इन इंडिया। तो अगर जीएसटी की बात करें, जब जीएसटी आया हमारे इंडिया में, अब ये 2015 की बात हो रही है, जबकि जीएसटी कब लागू हो गया था, 1 जुलाई 2017 को पूरी तरह से लागू हुआ था। तो इस टाइम अभी प्रपोज्ड जीएसटी एग्रीमेंट वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो हमें बताना है। तो उस टाइम ये प्रपोज्ड हुआ था कि जो सेंट्रल और स्टेट के जब टैक्स कलेक्ट होंगे एट अ पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जब पॉइंट ऑफ सेल जब सेल होगा उस टाइम कलेक्ट किए जाएंगे। तो ये तो हमारा यही स्टेटमेंट बोल रहा है, तो ये तो करेक्ट है। और दूसरा क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे जीएसटी को चार्ज किया जाएगा, ना कि अलग अलग स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग के। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों हमारा बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रपोज जीएसटी अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिस्ट रेफर टू एज अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। अब 3-4 तरह के इन्फ्लेशन और मतलब 2 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक तो एंटिसिपेटेड और एक दूसरा होता है अनएंटिसिपेटेड। तो एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ऐसा इन्फ्लेशन जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, prediction is possible, बट अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन में प्रेडिक्शन हमारा पॉसिबल नहीं होता है, प्रेडिक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हमें बताना है कि अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन दैट रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट डेट, क्या ये गवर्नमेंट डेट को रिड्यूस करता है, उसके रियल वैल्यू को? तो ये इसमें क्या करेक्ट होगा? तो इसको रिड्यूस करने का काम करता है हमारा द इन्फ्लेशन टैक्स। अगर इन्फ्लेशन टैक्स वहाँ पे लग रहा है तो उसकी वजह से रियल वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम करेक्ट है। इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा जो बच्चे हिंदी में हैं। नेक्स्ट है पब्लिक गुड क्या होते हैं। तो अगर पब्लिक गुड की बात करें तो इसमें कलेक्टिव, जहाँ पे पूरे लोगों की बात होती है, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ की। नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर होता है और नॉन राइवल नेचर होता है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए एक पार्क है तो उसमें सबको अलाउ करना जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पब्लिक गुड है, वहाँ पे सब आ सकते हैं, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। नॉन राइवल का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का उपयोग कर रहा है, उसके उपयोग के बाद दूसरे अगर उपयोग करे तो उसके लिए वो ख़त्म ना हो। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट लाइट अगर एक आदमी जा रहा है तो उसके लिए भी सेम लाइट है, दूसरा आदमी जा रहा है तो उसके लिए तो बंद तो होगा नहीं, उसके लिए भी सेम लाइट है। तो ये तरह के गुड्स को हम बोलते हैं पब्लिक गुड। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला दूसरा यानी फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरा देख लेते हैं। एक्सक्लूडेबल इन नेचर, ये प्राइवेट गुड का पार्ट है। अ गुड दैट पब्लिक मस्ट पॉजेस, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। अब ये जैसे पब्लिक जरूर लेगी तो हमें ऑप्शन में 4th दिया ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड शिफ्टिंग टैक्स विल एफर्ट। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ शिफ्ट कर देना, अपने ऊपर लगे हुए टैक्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर देना। तो वो किस पे ज़्यादा बर्डन आता है, किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है ऐसा टैक्स। तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिया, जैसे मान लीजिए कि कपड़े की कंपनी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके ऊपर टैक्स लग गया गवर्नमेंट के तरफ से। अपने वो टैक्स की भरपाई करने के लिए जो अपना वो प्रोडक्ट बेचेगा उसी में कुछ पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, और एक्स्ट्रा चार्ज करने की वजह से जो कंज्यूमर उसको खरीदेगा यानी कि जो बायर उसको खरीदेगा, अब उसी को वो पैसा देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर चार्ज किया था। तो इस तरह से जो फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ टैक्स है ये बायर को ज़्यादा अफेक्ट करती है सेलर से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये हिंदी वाला अभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें बेसिकली हमें
NPV यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बताना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का हम बेसिकली हम इसका समेशन लेते हैं। किस में लेते हैं? सोशल बेनिफिट और हम जब सोशल बेनिफिट माइनस सोशल कॉस्ट अपॉन आर, यहाँ पे क्या है, आर इज़ अ सोशल डिस्काउंट एंड टी इज़ अ टाइम। जब हम टाइम को जोड़ देते हैं A1 से, और हमें यहाँ पे ये आर यानी कि सोशल डिस्काउंट को हम 1 से जोड़ते हैं और टाइम टी इसका पावर बन जाता है। और इस समेशन कहाँ तक जाएगा? 0 टाइम से लेके जितने टाइम तक दिया हो। तो यही नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो जहाँ भी ये फॉर्मूला दिखे हमें मैच करना है। तो ये फॉर्मूला हमें पहले में करेक्ट दिख रहा है तो फर्स्ट हमारा करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्या पता है इससे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है प्रीवियस ईयर में कि कुछ कॉन्सेप्ट दिया है तो नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया है। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। विद रेफरेंस टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी एंड नॉन राइवलरी। अब एक ही पेपर में 2 बार इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो फ्री के ही मार्क्स हैं। ये किसके क्लासिकल एग्जाम्पल थे? तो ये पब्लिक गुड के एग्जाम्पल हैं। अगर जिसने पीछे वाला क्वेश्चन सही किया होगा वो ये वाला भी क्वेश्चन सही कर लेगा। इन द ट्रेड साइकिल थ्योरी द J.R. हिग्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय। तो ट्रेड साइकिल, अगर हम J.R. हिग्स के ट्रेड साइकिल देखें तो इन्होंने कई लोगों के ट्रेड साइकिल को मिक्सअप किया था, यानी कि इन्होंने कीन्जियन के सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप को भी अपने ट्रेड साइकिल में इंक्लूड किया है। साथ ही साथ इन्होंने सैमुअल्सन के मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन इंटरेक्शन को भी इंक्लूड किया है, हैरर-डुमर मॉडल को भी इंक्लूड किया है, और साथ साथ क्लर्क के एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को भी इंक्लूड किया है J.R. हिग्स ने अपने ट्रेड साइकिल में। तो ये बेसिकली इनका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है यही लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक गुड, इसमें हमारा NPA का ये और ये हमारा श्वेत निवेश सही होगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन होता क्या है? ये होता है स्टैग्नेंट यानी कोई भी चीज़ रुक जाना, और इन्फ्लेशन, इन दोनों के से मिलके बना है स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? हमारा एक तो हाई इन्फ्लेशन होता है, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाती है। ये नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं है, इसमें बहुत, और ग्रोथ तो बहुत लो चली जाती है। तो क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ लो। देख लेते हैं, हमें नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था तो सबको देख लेते हैं। हाई इन्फ्लेशन ये होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट ये भी होता है, लो ग्रोथ ये भी होता है, हाई एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होता है। यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब स्टैगफ्लेशन की कंडीशन चल रही है जिसमें लो ग्रोथ है इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें ये पूछा है हाई एम्प्लॉयमेंट, तो ये कंडीशन नहीं है, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं कुजनेट पे। इन्होंने US इकोनॉमी का डेटा लिया था 1869 से लेके 1929 तक का, और इसमें कंजम्पशन फंक्शन अपना बताया था। तो इन्हीं के डेटा के बाद जो कीन्स ने अपना एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है? देयर अपीयर्ड नो कांस्टेंट टर्म्स इन अ लीनियर कंजम्पशन फंक्शन सो फिटेड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कोई भी कांस्टेंट ऐसे टर्म लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में फिट नहीं होते हैं, और APC और MPC ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ये दोनों डिफरेंट नहीं है, तो ये दोनों ही करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। जबकि कीन्स ने क्या बोला था कि शॉर्ट रन में इनके डेटा को ही एनालिसिस के बाद कीन्स ने दिया था कि शॉर्ट रन में हमारा APC ग्रेटर होता है MPC के, और यही लॉन्ग रन में ये इक्वल हो जाता है MPC इज इक्वल टू APC। तो ये डिफरेंस था इन दोनों के कंजम्पशन फंक्शन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हमारा D था और यहाँ पे D था, ये दोनों सही है।
Which among of the following theory approach does not treat consumption to depend upon the expected income? Expected income मतलब कि हमारा जो consumption है वो expected income पे depend नहीं होगी, ये किसने दिया था? तो बहुत सारे हमने consumption की theory पढ़ी है, जैसे कि कीन्स का absolute income hypothesis, फ्रीडमैन का permanent income hypothesis, लाइफ साइकिल hypothesis मोदी के लिए आने का। तो इसके अकॉर्डिंग किसने ट्रीट किया था कि जो कंजम्पशन है वो एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड नहीं करता है? तो वो है कीन्स ने बोला था कि कंजम्पशन हमारा एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, नॉर्मल हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एपीसी और ये सब उन्होंने बताया था, जबकि एक्सपेक्टेड इनकम की बात नहीं की थी। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है। तो नॉर्मली अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो जो हमारा सेविंग का फंक्शन है वो हम इधर लिख देंगे -100 प्लस 0.2y और इक्वल करेंगे इन्वेस्टमेंट का फंक्शन को 30 प्लस 0.1y। अब y और y की वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, तो 0.2y और इधर से ये वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 0.1y। अब हम इस 100 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -30 प्लस 100, और अगर हम इसको माइनस करें तो ये 0.1y और ये जो जब होगा तो ये होगा 70। अब क्या करेंगे, हम इस y को यहीं रखेंगे और 0.1 को इधर डिवीजन में आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये यहाँ से डेसिमल हटा तो यहाँ पे बढ़ गया 0 और 1 के टेबल में ये 700 टाइम्स में ही जाएगा। तो हमारा y की वैल्यू कितना आ गई, 700। तो 700 हमारा फोर्थ में है, तो फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमने अभी सॉल्व किया था, पीछे देख लीजिएगा, और हमारा ये कीन्स उपागम था जिसमें प्रत्याशित आय पर निर्भर नहीं करता है उपभोग। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमें एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है इतना, और हमें बताना है कि कौन सा मोस्ट सुटेबल एवरेज है इसके रिलेटेड। तो अगर हम बात करें तो देखिए कितना ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, 0, 4, 5, 7 इतना तो ठीक है, उसके बाद एक डायरेक्ट 100। तो ऐसे जब एक्सट्रीम वैल्यूज़ दे दी जाती है उसके उस कंडीशन में मीडियन हमारा बेस्ट सूटेड एवरेज होता है। और एक चीज़ और, मीडियम कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं करता है, इस वजह से हम मीडियन यहाँ पे यूज़ करेंगे, जबकि ये सारे एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट करते हैं। तो ये डज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। इसके साथ साथ एक और इसमें होता है कि हम इसको ओपन एंड में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ मीडियन इन ओपन एंडेड डेटा, इन ओपन एंडेड डेटा या डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ एक और इसमें क्वालिटी होती है कि इसको हम क्वालिटेटिव डेटा पे भी यूज़ करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मीडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हमारा मीडियन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या है। तो सैम्पलिंग के 2 तरह के मेथड होते हैं। अगर आप रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सैम्पलिंग का पार्ट है, और पेपर 1 में भी हमें पूछा जाता है। तो सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड और एक को बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड में जिसको हम रैंडम तरीके से हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड, और जिसको हम ऐसे ही सैंपल को ड्रॉ कर लेते हैं उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद इसमें होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, इसके बाद स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, इसके बाद इसमें आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यहीं अगर नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें आता है पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग,
तो ये सारी जो सैम्पलिंग है ये नॉन प्रोबेबिलिटी की थी और ये प्रोबेबिलिटी की थी। हमें बताना है कि रैंडम सैम्पलिंग का मेथड कौन सा है, तो वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगर हमें देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग भी एक रैंडम सैम्पलिंग का ही मेथड है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से हमारा थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट है। हमारे जो आंसर की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड को इम्पोर्टेंस दी गई है, थर्ड सही बना गया है, जबकि ये दोनों करेक्ट है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड के ये पार्ट है। दूसरा है हमें एरिया बताना है -3 ये और ये +3 अल्फ़ा। अब हमें इसको हम कैसे एरिया को बनाते हैं, तो मैं एक बार इरेज कर देती हूँ इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक बार इसमें हमारा मीडियन करेक्ट था और इसमें हमारा दोनों करेक्ट था, जबकि हमारे ऑफिशियल आंसर की में सिर्फ इसको माना गया है। अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा नॉर्मल कर्व ऐसे होता है। इस नॉर्मल कर्व में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे या बीच वाले। बीच में क्या होता है, मीन मोड मीडियन सब इक्वल होते हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करें तो ये वो μ-3 सिग्मा एंड μ+3 सिग्मा, ये यहाँ तक फैला होता है। इसके बीच में कई पॉइंट होते हैं, जैसे कि म्यू है 1 म्यू और 3 और यहाँ पे 2 और कई तरह की लिमिट्स होती हैं जैसे। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया लिमिट अगर हम देखें 1 सिग्मा, तो इसका एरिया लिमिट होता है P, इसको हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा लेस देन x, ये इससे कम होता है, प्लस सिग्मा, ये इस तरह होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0.6827, ये याद रखिएगा, ये हमारा पहला था। दूसरा हमारा, अगर हम 2 लिमिट्स पे जाएं, 2 सिग्मा लिमिट पे देखें तो ये होता है P μ-2 सिग्मा लेस देन x μ+2 सिग्मा। इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.9545 पे। और तीसरी है हमारी 3 इस पे लिमिट पे, जिसमें P हमारा है μ-3 एंड लेस देन x लेस देन μ+3। यही हमें -3 और +3 के बीच में पूछा था, तो इसकी वैल्यू होती है एकदम 0.9973। तो जो डिफरेंस है, जब हमारा पहले लिमिट की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.6827, दूसरे लिमिट की बात करें यानी कि प्लस माइनस, तो इसकी लिमिट होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.9545, और हमारा +-3 इसकी बात करें तो 0.9573। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.9973। ये भी लर्न कर लीजिएगा, क्या पता पूछ ले नेक्स्ट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमें ये तो अभी हमने देखा, और इसमें यादृच्छिक ये दोनों सही था और इसमें ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होती है। तो अगर हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जो स्क्यूनेस होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे सिमेट्रिकल ऐसे, ये हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे ये 0 होता है स्क्यूनेस। यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन ये सारे 0 होते हैं। मीन को ऐसे लिखते हैं, ये सारे 0 होते हैं। अब हमें ऑब्जर्वेशन दिया है, मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, हमें क्या निकाला है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। अब हमें ये सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड SD हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में दिया नहीं है, वेरिएंस दिया हुआ है। तो वेरिएंस का अगर अंडर रूट कर दें हम तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका अंडर रूट करें 3 to 4 का, और x की वैल्यू हमें मीन की वैल्यू दी हुई है 180 और इंटू 100। अगर हम इसका ये रूट किसका है? 18 का। तो 18 0 इंटू 100,
तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 18 से ये 18 कैंसिल, बचा कितना परसेंटेज, 10%। तो 10% विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमने 0 और इसमें हमने फाइंड किया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल टेस्ट बट नॉट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो कौन सा टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड करता है, कौन फैक्टर रिवर्सल, लेकिन फैक्टर रिवर्सल नहीं करता है। तो अगर हम टाइम रिवर्सल की बात करें तो टाइम रिवर्सल बहुत सारे इंडेक्स फॉलो करते हैं, जबकि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फिशर इंडेक्स फॉलो करता है। यानी कि टाइम और फैक्टर दोनों फिशर फॉलो करता है और ये एक आइडियल इंडेक्स माना जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है लेस्परे और पास्चे इंडेक्स कोई भी फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे मार्शल एजवर्थ जो है ये टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाइड करता है, सिर्फ टाइम रिवर्सल को, जबकि फैक्टर रिवर्सल को ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स रिलेटेड होता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट से। काई स्क्वायर टेस्ट से इसलिए रिलेटेड होता है क्योंकि काई स्क्वायर एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि एट्रीब्यूट्स को बताता है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें एक तो ये एट्रीब्यूट्स को बताता है, नॉन पैरामेट्रिक है और इतना काफ़ी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 45 से लेकर 50 तक का असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है, तो उसको हम कर लेते हैं। अगर फर्स्ट करेक्ट होगा जब दोनों करेक्ट होंगे, करेक्ट एक्सप्लेन करते होंगे। सेकंड करेक्ट होगा जब दोनों करेक्ट होंगे लेकिन नॉट एक्सप्लेन करते होंगे। थर्ड करेक्ट होगा जब एक पहला सही होगा दूसरा गलत, और फोर्थ के लिए हमें फर्स्ट गलत और दूसरा सही। इस तरह से हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, मतलब 45, इन द लॉन्ग पीरियड एंड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग पीरियड की भी बात करें, दो तरह के पीरियड में देखते हैं, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फर्म है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही पाता है। तो ये तो हमारा एकदम करेक्ट है। और देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन द सिस्टम, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो सिस्टम में कोई तरह के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें, क्योंकि ये दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेबर बिकम रेडी टू वर्क ओवर टाइम। तो ये लेबर ओवर टाइम करने के लिए रेडी रहता है। दूसरा है हमारा इंडस्ट्री पे इट्स एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी वेज। इंडस्ट्री एम्प्लॉय के एफिशिएंसी वेज प्रोवाइड करती है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या इंडस्ट्री एफिशिएंसी वेज प्रोवाइड करते हैं इसलिए लेबर ओवर टाइम करता है? तो ये गलत है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है कि दोनों तो करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इसका हिंदी वर्जन है, इसमें बी करेक्ट था और इसमें भी बी करेक्ट था, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज जनरली एक्सेप्टेड स्टेट पॉलिसी। क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को स्टेट ने एक्सेप्ट किया है? तो ये तो सही है कि स्टेट ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को ही एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारा राइट है। दूसरा देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन डज नॉट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऐसे टैक्सेशन को बोलते हैं जिसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोगों का टैक्स, जैसे अगर यहाँ पे इनकम ले लें और यहाँ पे टैक्स ले लें, तो जैसे जैसे इनकम लोगों की बढ़ेगी उसके हिसाब से उनका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है ये तो अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को, यहाँ पे नॉट बोला था, इसीलिए हमारा ये गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन जिसमें कि हमारा असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन कैन डेवलप ड्यू टू मार्केट इनपरफेक्शन। तो क्या स्टैगफ्लेशन मार्केट इनपरफेक्शन की वजह से डेवलप होता है? तो यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि मार्केट इम्परफेक्शन की वजह से होता है। मार्केट में इम्परफेक्शन कैसा? जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाए, यानी कि इम्परफेक्शन जैसे कि हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा लो इंटरेस्ट रेट हो जाए, उसके साथ साथ यहाँ पे मान लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ लो हो जाए, लो इकोनॉमिक ग्रोथ,
और या तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। इसमें बोला है कि वेज फ्लेक्सिबिलिटी कैन कॉज स्टैगफ्लेशन, या वेज फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्टैगफ्लेशन हो सकता है। तो ये एक हमारा रीज़न बन सकता है कि ये अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो स्टैगफ्लेशन अभी मैंने इसी में बताया था कि ये दो तरीके से बना होता है, एक तो स्टैग्नेंट और एक दूसरा वर्ड है इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेंट हमारा इन्फ्लेशन हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्टैगफ्लेशन देखने को मिलता है, और ये ये सप्लाई साइड को कर्स करता है, जिसमें से शॉक या बहुत ज़्यादा शार्पली राइज हो जाए ऑयल प्राइस, या पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी हो। इससे ये यही मार्केट इम्परफेक्शन है। तो हमारा ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन ये एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि मार्केट इम्परफेक्शन की यहाँ पे बात हुई है और यहाँ पे सेकंड रीजन में मार्केट इम्परफेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है। इसीलिए इंडिविजुअली दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडमैन ट्रीट मनी एज अ लग्जरी गुड। तो येस, दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि फ्रीडमैन ही ऐसे थे जिन्होंने मनी को लग्जरी गुड्स या मनी को इन्होंने स्टेबल माना है, वेलोसिटी ऑफ मनी को स्टेबल माना है, बाकी और किसी ने नहीं माना। तो ये तो करेक्ट है। इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी सर्व करता है? तो येस, मनी कई चीज़ें कर सकता है। तो ये दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इससे बी, इसीलिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, मूविंग एवरेज मेथड इज़ अ मेथड ऑफ ट्रेंड एस्टिमेशन। तो येस, अगर हमें कोई चीज़ का ट्रेंड देखना हो तो हम मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा है रिग्रेशन मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट फ्लक्चुएशन इन टाइम सीरीज। नो, रिग्रेशन मेथड का हम यूज़ फ्लक्चुएशन में नहीं करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं जैसे अगर हमें रिग्रेशन प्रेडिक्ट करना हो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर गिवन। यानी कि स्पेशली हम तब करते हैं जब हमें वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना होता है और हमें वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होता है। वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन, तो हम रिग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारा ये गलत था और हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हिंदी में देख ले बच्चे जो हिंदी के हैं। इस तरह से हमने अपना 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया 2017